हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल करियर लैडर। हम अपना कोर्स कर रहे थे, कोर्स ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और मैं आपकी ट्यूटर बाय मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन पिछले टाइम पे दिया था। मैं आप बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बाय एजुकेशन मैंने बीकॉम चार्टर्ड अकाउंटेंसी JIB CIB क्लियर किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस कोर्स को कर रहे थे। हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर की थी। नाउ उसी डेफिनेशन की सीरीज में हम लोग लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला डेफिनेशन जो हम कंप्लीट करेंगे वो है प्रॉफिट। फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो हमने लास्ट टाइम 3 डेफिनेशन की थी, इनकम, रिसीट्स, सॉरी 2 डेफिनेशन की थी, इनकम एंड रिसीट्स की। उसी सीरीज में एक और पॉइंट आता है, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है जो जो भी मेरा रेवेन्यू है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, और वी कैन से इनकम, और वी कैन से रिसीट्स। ये सब एक ही चीजें होती हैं, बस नाम अलग 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 है। रेवेन्यू, इनकम या रिसीट्स में से जब आप मेरा खर्चा खर्चा माइनस करते हैं तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। हम एक्सपेंसेस का मतलब ऑलरेडी पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। इफ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस लेक्चर, देन आई वुड सजेस्ट प्लीज गो एंड सी द प्रीवियस लेक्चर। ओके, तो जब हम इस रेवेन्यू में से अपने खर्चे माइनस करते हैं तो जो भी हमें बचता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम पेन मैन्युफैक्चरर थे अपने पिछले एग्जाम्पल तक। तो हमारा जो पेन है वो 100 रुपए का बिकता है। उस पेन को बनाने के लिए मेरी जो कॉस्ट आती है, जो मेरे खर्चे होते हैं, वो 80 रुपए के होते हैं। तो जो मेरा 20 रुपए का होता है, दैट विल बी माई प्रॉफिट। ओके फ्रेंड्स, नाउ द टर्म दैट वी कॉमनली सी, कि कई लोग इसमें वर्ड यूज करते हैं प्रॉफिट या मुझे गेन हो गया। ओके, क्या ये टर्म इंटरचेंजेबल है? दोनों का मतलब मुनाफा ही है, ठीक है। लेकिन जब भी हम टर्म गेन यूज करते हैं अकाउंट्स में, तो इसका मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में मैं कुछ भी यूज कर लेती हूँ, प्रॉफिट, गेन, ठीक है। लेकिन अभी जब हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं तो अकाउंट्स में इस डेफिनेशन, जब हम गेन की बात करते हैं तो गेन नॉर्मली हमारा नॉर्मल एक्टिविटीज से नहीं होता है। दैट इज, एक्टिविटीज से नहीं होता है। माइंड यू, आई एम सेइंग कि नहीं होता है। तो ये कहाँ से आता है फायदा, मुनाफा मुझे कहाँ से आता है? जब मैं एबनॉर्मल या नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज करती हूँ। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। मान लीजिए मेरे पास में गोडाउन भी था पिछले एग्जाम्पल तक। मैंने उस गोडाउन को बेच दिया। मैंने वो गोडाउन 20 साल पहले 10 लाख रुपए में लिया था। मैंने आज उस गोडाउन को 1 करोड़ रुपए में बेचा है। तो जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा उसको मैं गेन कहूंगी। तो दो, नॉन recurring profit from the events or transactions which are incidental to business, like sale of fixed asset or appreciation in the value of a fixed asset. Okay, I hope आपको ये दो टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। जब भी हमको रेवेन्यू में से, जब भी हमारा खर्चा ज्यादा हो जाए और हमारा रिसीट कम हो जाए, मान लीजिए मुझे पेन बनाने में 110 रुपए लग गए, जबकि मेरा वो पेन बिकता है 100 रुपए में, तो जो मेरा 10 रुपए का नुकसान हुआ उसे हम कहते हैं लॉसेस। ओके, नाउ लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि स्टॉक होता है, स्टॉक। ओके, जो कि मैंने आपको कहा था कि जो भी माल, जिस चीज में हम बिजनेस कर रहे होते हैं, उस चीज को जब मैं उस माल को जब मैं अपने पास में स्टॉक करके रखती हूँ, जब मैं अपने पास में रखती हूँ, उसे मैं कहती हूँ स्टॉक। ओके, बट ये जो माल होता है, दिस माल शब्द इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड गुड्स। तो अगर मैं अकाउंट्स में वर्ड यूज करती हूँ गुड्स, तो उसका मतलब क्या होता है? द प्रोडक्ट विच आई एम डीलिंग इन। ओके, मेरा बिजनेस है पेन बनाने का।
तो जो पेन है वो मेरा क्या होगा, गुड्स। इस पेन से मैं क्या करती हूँ, इस पेन को मैं स्टॉक करके मैं एसेट के जैसे यूज नहीं करती हूँ, इस पेन को मैं बेच के बिजनेस करती हूँ। तो दिस इज व्हाट आई एम डीलिंग इन एंड दैट इज व्हाई इट वुड बी गुड्स। जब मैं इसे एक साथ में रखूंगी तो ये हो जाएगा मेरा स्टॉक। ओके, इसके बाद में हम यूज करते हैं टर्म परचेजेस। परचेजेस हम कॉमन लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, विच इज खरीद। जब हम खरीदते हैं तो उसे हम कहते हैं परचेज। लेकिन अकाउंट्स में जब हम परचेज करते हैं तो हम क्या परचेज करेंगे, गुड्स, और वी कैन परचेज एसेट्स। ओके, ऑलराइट। बट इस परचेज को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से, कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। फ्रेंड्स, इफ यू रिमेंबर, मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो कि जिनसे आप उधारी पे सामान लेके आते हैं, उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। तो वो सामान जब आप कैश में लेके आते हैं तो आप उसको कहेंगे कैश परचेजेस, लेकिन आप यही सामान अगर उधारी पे लेके आते हैं तो आप उसको कहेंगे क्रेडिट परचेज। वही सामान अगर आप लौटा देते हैं जाके तो हम उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। ओके, when the purchased goods are returned to the supplier, they are called purchase return. इसी का उल्टा जब हम पढ़ते हैं सेल्स, सेल्स मतलब वो वो रिसीट्स जो कि हमने अपने सामान को बेचकर कस्टमर्स को सामान बेचने से कमाई, उसे हम सेल्स कहते हैं। ओके, सो दीज आर नॉर्मल टर्म्स जो कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, अकाउंट्स में भी उसे हम सेल ही कहते हैं। ये भी दो तरीके का हो सकता है, अगर आप कैश में सेल करते हैं तो कैश सेल, और अगर आप उधारी में सेल करते हैं तो इसे हम क्रेडिट सेल कहते हैं। ओके, बट अगर कोई आके आपको माल वापस कर दे तो हम उसे सेल रिटर्न कहते हैं। व्हेन द गुड्स sold goods are returned by the customer due to any of the reason, it is called sale return. Okay, now we understood the term creditor. Creditor क्या होता था, जिससे हम उधारी में सामान खरीद के लेके आते थे, खरीदते थे। ओके, लेकिन जब हम किसी को उधारी में सामान बेचते हैं, ठीक है, तो हम उसे डेटर्स कहते हैं। सोल्ड द गुड्स एंड द सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड द अमाउंट इज नॉट येट रिसीव्ड। ओके, अभी उससे माल, उससे अमाउंट आना है। तो फ्रेंड्स, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी। तो एसेट में जब हमारे पास में कोई ऐसा एसेट है जिसका अमाउंट हमें, जिसका बेनिफिट अभी हमको आना है, कोई ऐसा रिसोर्स ओन कर रहा है मेरा बिजनेस जिससे मुझे अभी फायदा, मुनाफा आना है, उसे हम करंट एसेट बोलते थे। उसी करंट एसेट की सीरीज में आपका एग्जाम्पल रहेगा डेटर्स, वो चीज जो कि मेरा एक साल के अंदर अंदर ही, डेटर्स से नॉर्मली मेरा पैसा एक साल के अंदर अंदर ही आ जाएगा, इसीलिए हम लोग उसे करंट एसेट में क्लासिफाई करते हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टर्म। जबकि अगर आप, मैंने आपसे उधारी में सामान खरीदा है तो आई हैव टोल्ड यू इन द लायबिलिटीज टर्म कि हम लोग उसको करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि उसका पैसा मुझे एक साल के अंदर अंदर ही पे करना है। ओके, I hope you have understood these two terms, debtors and creditors. Now, just understand these two terms, bill receivable and bill payable. तो एक एग्जाम्पल हम ये समझते हैं कि आपको, आई होप ये दोनों टर्म समझ आ गए होंगे, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। नाउ मान लेते हैं कि मेरा एक डेटर है। ओके, वो 3 महीने बाद मुझे पैसा देगा। उसने मेरे नाम पे एक नोट लिख के दे दिया। उस नोट में ये लिखा हुआ है कि मैंने एक्स से पेन खरीदा 1,000 रुपए का, मैं उसे 3 महीने में ये पेन जो है, पेन का पैसा वापस करूंगा, 1,000 रुपए वापस करूंगा। तो ऐसा कोई नोट, ऐसा नोट अगर
ऐसा नोट नॉर्मली मार्केट में चलते हैं, इन ऐसे ऐसे तरीके के लीगल नोट्स, ऐसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में चलते हैं। इस तरीके के नोट्स को मैं बिल रिसीवेबल में क्लासिफाई करूंगी। एंड अगर मान लीजिए मुझे कोई ऐसा पैसा देना पड़े अपने क्रेडिटर्स को, ऐसा कोई नोट लिख के देना पड़े, तो मेरे पास में जो वो रहेगा दैट विल बी बिल पेएबल। ओके, बिल पेएबल, पेएबल मतलब मेरी देनदारी है एंड रिसीवेबल मतलब मेरी लेनदारी है। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द वर्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको भी पता है, नॉर्मली हम लोग डिस्काउंट सबको अच्छा लगता है। नाउ discount is that rebate which is given by the seller to the buyer for a particular product। मान लीजिए मेरा पेन है, पेन 100 रुपए का था, मैंने दिवाली पे उस पर डिस्काउंट दिया है 10 रुपए का, तो हम इसे कहेंगे कि मैंने इसे 10 रुपया जो है मेरा ये डिस्काउंट है। चलिए, नाउ अभी जो हमारा डिस्काउंट है ये दो तरीके से क्लासिफाई होता है, दो तरीके से हम लोग इसे क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि आप दो टर्म्स इसमें पढ़ेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। नॉर्मली जब आप मार्केट में नॉर्मल बायर बन के जाते हैं तो आपको मिलता है कैश डिस्काउंट। ओके, सो द कैश डिस्काउंट वुड बी द डिस्काउंट जिससे आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अमाउंट को ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं। ओके, तो बट मैं हूँ एक पेन मैन्युफैक्चरर, हम जो भी इस एग्जाम्पल में पढ़ रहे हैं, जो भी अपने अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं वो पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से पढ़ रहे हैं। तो जो मेरा बिजनेस है, अगर मैं किसी को ट्रेड डिस्काउंट देती हूँ तो मेरा जो ट्रेड डिस्काउंट है वो क्या होगा? इट इज अ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नाम से ही समझ आ रहा है, मैं ट्रेडिंग करना चाहती हूँ, मैं अपना सेल ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू परसुएट द बायर टू बाय मोर ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो मैं क्या करूंगी, मान लीजिए मेरा एक रिटेलर है, मेरा एक होलसेलर है। ओके, मेरा एक होलसेलर है, वो होलसेलर को मैं कहती हूँ कि तू मेरे 50,000 पीसेस बिकवा दे, मैं तुझे 10% पर पेन पे डिस्काउंट दूंगी। तो इफ आई परसुएट देम टू परचेज मोर ऑफ माई प्रोडक्ट, इट विल बी ट्रेड डिस्काउंट। ओके, सो बट ऐसे केस में it is not recorded in the accounting book and it is deducted from the cash memo। तो in that case मैं इसको अपने पेन का कॉस्ट कितने पे ही लिखूंगी, मैं 9 रुपए पे ही लिखूंगी। अपने पेन का रिसीट मेरा कितना हुआ, डेट विल बी 9 रुपीज। ओके, जबकि कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट में मान लीजिए एक नॉर्मल एग्जाम्पल में समझते हैं, मेरा 3 महीने के लिए इस डेटा ने पैसा लिया था, ये 3 महीने बाद पे नहीं कर रहा है, मैं इसको परसुएट करना चाहती हूँ कि मेरा पैसा वापस दे दे। तो मैं इसको कहती हूँ कि तू एक काम कर, मेरा 10,000 रुपया मत दे, 1,000 का मेरा पेन था, सॉरी 1,000 का मेरा इससे क्रेडिट बिल रिसीवेबल बनता था। तो मैंने इसको बोला कि एक काम कर, तू मेरा बिल रिसीवेबल 1,000 रुपए का मत दे, तू मेरा 900 रुपए का ही दे दे पैसा वापस। ओके, तो ये जो 100 रुपए है इसको मैं अपनी बुक्स में लॉस के जैसा तो लिखूंगी। ओके, एंड सेकेंड थिंग, it is to encourage my debtor to pay the due promptly and that is why it would be classified as cash discount. Okay, I hope you have understood this. All right, तो हमने बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ये कवर किया। अभी नेक्स्ट टाइम हम कवर कर रहे हैं इनकम। इनकम हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं, दैट इज प्रॉफिट में रेवेन्यू, इनकम, रिसीट्स, एवरीथिंग इज सेम। तो इनकम इज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। स्टॉक भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि जिन गुड्स को आप बिजनेस में सेल करने के लिए रखते हैं, जब आप उसे रखते हैं अपने बिजनेस में फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, इट बिकम्स स्टॉक। ओके, नाउ वाउचर, वाउचर क्या होता है, हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो वो किसी बेसिस पे तो होता होगा, जैसे कि मान लीजिए मेरा एक बिल रिसीवेबल है, नाउ दिस बिल रिसीवेबल इटसेल्फ इज अ वाउचर। ओके, मान लीजिए मैंने उसे कैश डिस्काउंट दिया, मैंने उसे कैश डिस्काउंट देने के लिए क्या इशू किया होगा, एक मेमो इशू किया होगा।
तो ये सब जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कैसे होंगे, कोई एविडेंस तो होना चाहिए कि 100 रुपए का डिस्काउंट दे कैसे मैं मान लूंगी। तो ये सब चीजें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड voucher. Okay, and the very important entry, very important definition is double entry system of bookkeeping. Now, friends, just understand one point कि हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, हमने पढ़ा था ना उस दिन कि हमारा बुक ऑफ अकाउंट होता है, अकाउंट होता है। तो उस अकाउंट के लिए, ओके, उस अकाउंट में हमने पढ़ा था कि दो पार्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, नाउ ये जो डेबिट और क्रेडिट है ये क्या होता है ये तो हम पढ़ेंगे आगे। ओके, अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं इसको डिटेल में, लेकिन जस्ट कीप इट वेरी शॉर्ट एंड कीप इट वेरी सिंपल अपने दिमाग में कि अकाउंट्स में हर एंट्री का एक डबल इफेक्ट होता है। ओके, आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस ट्रांजैक्शन से दो चीजें तो मिनिमम इफेक्ट होंगी ही। ओके, एक डेबिट तो होगा ही और एक क्रेडिट तो होगा ही। ओके, so it is a system of accounting under which both the aspect, that is debit or credit of every transactions are recorded in the accounts involved, and very important, every debit must be equal to the total of the credit. Okay, तो हम लोग हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि डबल एंट्री बुक सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में every debit is equal to credit and every transaction is going to have a debit also and a credit also of the equal amount. Okay, all right friends, so I hope you have understood all these terms. These were very important terms used in accounting. आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए and do share it with your friends, and please do not forget to hit the bell icon, and in case you have any doubt आप मुझे comment section में लिख के भेजिए. I will try my level best to solve it out. Okay, bye, till then be safe.